दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई हुई राउस एवेन्यू कोर्ट में। उन्होंने खुद अपनी पैरवी करते हुए कई तथ्यों का खुलासा करा। उसके बावजूद भी ईडी रिमांड उनकी एक्सटेंड कर दी गई 1 अप्रैल तक। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम जा रहे हैं। टॉपिक रहेगा केजरीवाल को नहीं मिली बेल, क्या आपके साथ हो गया खेल? केजरीवाल बनेंगे जीरो या उभर कर निखर कर आएंगे हीरो? इसी विषय पर परिचर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉर्मर ब्यूरोक्रेट माननीय श्री प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत प्रदीप जी। रिटायर्ड सेशन जज और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश यादव जी, राकेश जी आपका स्वागत। आम आदमी पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए उनके वरिष्ठ नेता अनुराग शर्मा जी, अनुराग जी आपका स्वागत। नमस्कार। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भाई पवन कुमार, पवन जी आपका भी स्वागत। नमस्कार। और थोड़ी देर में वरिष्ठ भाजपा नेत्री डॉक्टर कविता गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगी। तो सबसे पहले परिचर्चा की शुरुआत करते हुए मैं राकेश जी से ओपनिंग कमेंट चाहूंगा कि राकेश जी, जो ये चल रहा है, जिस तरह से कोर्ट ने बेल ग्रांट नहीं करी है, क्योंकि आप जुडिशरी में रहे हुए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सभी का दिन शुभ हो। गोयल साहब, वैसे तो देखिए हर कानून का कभी न कभी दुरुपयोग हो ही जाता है, पर जैसा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कानून का दुरुपयोग अब सरकारें कर रही हैं, ये तो एक तरह का ऐसा नमूना है जो हमारी स्वतंत्रता पर, हमारे गणतंत्र पर, इन पर सब पर आघात है। जहां तक इसका रिमांड का वो है, तो रिमांड तब दिया, पुलिस रिमांड तब दिया जाता है जब किसी भी एक्यूज की इंटरोगेशन बहुत जरूरी हो और उसके इंटरोगेशन से कोई या तो फैक्ट डिस्कवर होता हो या कोई ऐसा ले जिससे कि उसको कनेक्ट किया जा सके। केजरीवाल जी के केस में देखेंगे आप कि 2 साल से लगातार ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनके पास सबूत है या नहीं है, ये तो वो बिना फाइल देखे तो नहीं कहा जा सकता, पर जिन सबूतों के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया है वो सबूत तो कोर्ट के सामने है। आप और हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी, बड़ा प्री मैच्योर सा होगा, और वैसे एक सामान्य रूप से कोई बात बताई जा सकती है। तो अमूमन देखा गया है कि पुलिस रिमांड पर जब तक कोई व्यक्ति है तब तक उसकी जमानत नहीं हो सकती। तो केजरीवाल जी की जमानत की अवधि को बढ़ाने के लिए जो ईडी है उसने कुछ ऐसे तथ्य कोर्ट के सामने रखे होंगे कि इन वजूहात के ऊपर उनका पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन करना है, उनका जो पुलिस रिमांड है वो जरूरी है। तो इस वजह से उनमें डेट दी गई है। अब उसको एक समय अवधि से ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, 167 सीआरपीसी में है, तो उसके बाद ही उनकी जमानत की याचिका सुनी जा सकती है। एक कानूनी मसला है जिसपे कोई मेरिट पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पे
तो उनको जो समय है उसको बढ़ाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ये सब किया जाता है। और अमूमन जो नॉर्मल केस होते हैं हमारे, तो आपको बड़ी हंसी आएगी ये सुनकर के कि जो हमारी नॉर्मल पुलिस है वो भी बड़ी मजेदार बातें लिखती है। अगर उसको इन्वेस्टिगेट कर ले कोई दूसरी एजेंसी तो पता लगे, किसी आदमी के पास मेरे केस में जब मैं वकालत किया करता तो उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया पुलिस ने रिमांड बढ़वाने के लिए कि इसने जो अकाउंट बुक है सारी की सारी जो है वहां पोखरन के पास रेगिस्तान में दबा के रख रखी है। अब यहां से और उसको पोखरन लेके जाना और फिर पोखरन से वापस लेकर आने में कम से कम 3 या 4 दिन लगते हैं। तो उसका 3 या 4 दिन का पुलिस रिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यह स्वाभाविक सी बात है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करनी है, इनको रिकवरी करनी है। अच्छा, उसके बाद पुलिस क्या लिखती है कि 3 दिन बाद जब दोबारा प्रोडक्शन का वो आया तो उसके अंदर लिख दिया कि इनका हमने जो है इंटरोगेट किया और इन्होंने बताया कि जो मैंने पोखरन का जो बताया था वो तो बात बिल्कुल झूठी थी, मैंने डर की वजह से बता दी थी। और अव्वल क्या है कि वो जो किताबें इन्होंने अपने घर में अटारी पे छिपा के रख रखी हैं, तो वो किताबें हमने रिकवर कर ली है, अब आगे पुलिस रिमांड की हमें जरूरत नहीं है। तो पुलिस रिमांड जो साधारण मुकदमे हैं उनमें जो एक्यूज्ड हैं या उनके जो रिलेटिव हैं उनसे पैसे ऐंठने का एक जरिया है और उनकी जमानत ना हो ये एक जरिया है। तो केजरीवाल जी के केस में अब पैसे तो क्या ऐंठेंगे, केजरीवाल जी से कोई ले नहीं सकता। इनकी जमानत की दरख्वास्त का इनको लोकस स्टैंडाई नहीं हो बेल एप्लीकेशन लगाने का, इसलिए इन्होंने उसको लंबा कर दिया कि इनको पुलिस रिमांड दे दिया जाए। दूसरी बात कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको जब बनाया गया था तो मोटा मोटा ये है कि जो बहुत बड़े बाहर से पैसे लाते थे, ये शेल कंपनीज बनाते थे और आतंकवादी लोग करते थे इधर का उधर पैसा, उन सब चीजों को का कोई कनेक्शन मिलता नहीं था, कहीं पर भी कोई उनका कनेक्ट नहीं कर पाते थे, कोई ट्रेल नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए उसमें कह दिया कि जो एक्यूज ने जो बात बताई है वो बात का जो रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसको कन्फेशन या सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का है उसमें कहते हैं, तो उसको एडमिसिबल मान लिया कि या तो एक्यूज उसको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे विड्रॉ करे, और अगर अर्लियर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे विड्रॉ नहीं करता है तो वो पुख्ता चीज मानी जाएगी और ट्रायल के दौरान उसको साबित करना पड़ेगा कि ये सब इन्होंने गलत लिख रखा है। तो ईडी का सबसे बुरा जो दुरुपयोग है वो दुरुपयोग इस चीज को लेकर के पिछले कई सालों से हो रहा है। और इसी वजह से आप केजरीवाल जी ने जो स्टेटमेंट दिए, मैंने स्टेटमेंट तो नहीं देखी है, पर संभवतः कोर्ट में उन्होंने उसको विड्रॉ किया एक तरह से। जो उनका जो ये एक्सरसाइज थी सुप्रीम कोर्ट में लगाने की या हाई कोर्ट में लगाने की या ट्रायल कोर्ट में भी लगाने की, जो भी एक्सरसाइज होती है वो है विड्रॉल, और जिसको कहते हैं रिजाइल करने से जो उन्होंने लिख दिया है कि भाई गलत लिख दिया इन्होंने, मैंने तो पहले जब मेरे को मौका मिला मैंने सारी बात बता दी है, तो इनका बिल्कुल झूठा है, इसलिए उन्होंने किया। अब आगे तो ट्रायल चलेगी जब देखेंगे। नहीं, वो आपकी सारी बात ठीक है राकेश जी, लेकिन आप मेरी इस बात से तो सहमत होंगे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पर जुडिशरी पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि कब तक इस चीज को, जैसे अब मनीष सिसोदिया को ले लें, संजय सिंह को ले लें, ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे चार्जशीट फाइल करती जा रही है, लेकिन केस कहीं भी कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहा है। पीएमएलए एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें ऐसा प्रोविजन कर दिया कि ओनस जो है वो आम आदमी पर है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं बेगुनाह हूं। तो क्या ये पीएमएलए एक्ट का ये प्रोविजन सही है? नहीं, जहां तक मेरा सोचना है ये प्रोविजन तब तक सही है जब तक इसका सदुपयोग किया जाए जी। अब कोई भी देखिए, आप कोई भी कानून बनता है, आप लगा लीजिए रेप का कानून है 376 का, 376 के जो केसेस होते हैं या 302 के जो भी केसेस होते हैं उनमें बहुत बार ये देखा गया है कि जो निर्दोष आदमी या तो उनको पकड़ के घुसा दिया उसमें किसी वजह से। जहां तक ईडी का और सीबीआई का है, मेरा जो इस प्रोफेशन का मेरा जो अनुभव है कि ईडी और सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसियां भारत में बहुत कम है। और वो बेईमानी कब करती हैं? वो बेईमानी तब करती हैं जब उनके मामलात में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। जिस केस में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा
सीबीआई का या ईडी का, उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन फेयर मिलेगी। बहुत बड़ी बात कह दी है आपने कि जितनी भी ये इस तरह की ईडी हुई, सीबीआई हुई, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। सुप्रीम कोर्ट की भी कई साल पुरानी ऑब्जर्वेशन है, पिंजरे का तोता बोला था सीबीआई को। तो अब मैं आता हूं प्रदीप जी आपके पास, आप इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार वर्धेश जी। नमस्कार। जैसा आपने इनके अगेंस्ट में जो कार्रवाई बताई है, बीइंग एक्स ब्यूरोक्रेट, हम तो इतना ही बोल पाएंगे कि मामला इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो कर रही है अपने। रही बात है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है या मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, बट देन हाँ, जो मीडिया में न्यूज़ आती है उसके हिसाब से लगता है कि हाँ इंटरफेरेंस होता है। बट देन कोई हम कंफर्मेशन के साथ बोल पाए तो ये इम्पॉसिबल है। तो जब ईडी के अफसर हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो अपने हिसाब से ये काम कर रहे हैं। रही बात है जैसे इनके दो पुराने नेता हैं, आपके मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, ये है, इस तरह कर करके ये लोग अपना टाइम एक्सटेंशन तो हो ही रहा है। कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि कितनी बार चार्जशीट में सप्लीमेंट्री करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वो टाइम एक्सटेंड होता चला जाता है। मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि ये जैसा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बता रहे हैं आप लोग, अगर ऐसी बात है तो ये अगले असेंबली इलेक्शन तक ये चलेगा दिल्ली का। तो ये लोकसभा ही नहीं, अगले असेंबली इलेक्शन तक, क्योंकि 2025 में ये ड्यू है। आई थिंक 2025 में है शायद इलेक्शन दिल्ली का। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ, तो तब तक ये रहेगा। और क्योंकि ये पावर है स्टेट के पास, तो वो अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बात राकेश जी ने बताया कि ये रखी गई थी क्रिमिनल्स के लिए, टेररिस्ट वगैरह के लिए, लेकिन आपने लिख भी दिया है, तब पर भी वो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा है कि आपके पास वो चार्ज लगा ही सकते हैं, एक्ट में पावर है। हालांकि सुना है मैंने कि जुलाई में इस पीएमएलए एक्ट का ये जो प्रोविजन जिसके तहत इन्होंने अरेस्ट किया है, उसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। हियरिंग नेक्स्ट जुलाई 2024 में है या जून 2024 में है। तो अगर मान लीजिए उसमें वो ये वाला पर्टिकुलर क्लॉज स्ट्रक डाउन हो जाता है, तो ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कहा कि भाई उसकी पीएमएलए एक्ट का जो पर्टिकुलर प्रोविजन है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और जुलाई में शायद उसकी तारीख भी निर्धारित हो चुकी है। हाँ। तो अनुराग जी, आपके पास आऊंगा। आप आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे, 1983 की अगर हम बात करें, वर्ल्ड कप क्रिकेट का मैच चल रहा था जिम्बाब्वे के खिलाफ। भारत के 17 रन पे 5 विकेट जा चुके थे। उसके बाद आई थिंक भारत के पास खोने को कुछ भी नहीं था। उसके बाद तत्कालीन कप्तान जो थे भारतीय क्रिकेट टीम के, कपिल देव, उन्होंने जो धुआंधार बैटिंग करी, 175 रन नॉट आउट बनाए, वो शायद मैं इस चीज को मानता हूं कि उनके अंदर से वो डर खत्म हो गया था कि अब मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसा हो जाएगा कि 4 धुरंधर नेता उनके जेल के अंदर डाल दिए गए? सबसे पहले सत्येंद्र जैन को डाला गया, फिर मनीष सिसोदिया को डाला गया, फिर संजय सिंह को डाला गया, अब केजरीवाल जी को भी डाल दिया। तो क्या ऐसी स्थिति आएगी कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या खोने का डर नहीं है तो वो कार्यकर्ता इतने उत्साहित होकर के एक नई क्रांति लेकर के आएंगे? बताइए अनुराग जी। देखिए, अभी मैं सुन रहा था राकेश जी को भी और आपने दूसरे पैनलिस्ट को भी, तो ये बहुत जबरदस्त दुरुपयोग चल रहा है इन एजेंसीज का। देश के अंदर करप्शन को कंट्रोल करने के लिए सीबीआई बनी है,
और जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो पीएमएलए एक्ट बना था, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी यहाँ से बाहर पैसा भेजती है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बना था। लेकिन जो पीएमएलए एक्ट ईडी के अंडर आ गया तो मोदी सरकार ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि अभी आपने खुद ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट वाली बात कर दी है। अब छगन भुजबल का ईडी का केस था, क्योंकि उस पर एक्शन नहीं लेना था तो कोर्ट में ईडी ने कह दिया जी फाइल लीक हो गई और केस बंद हो गया। तो बहुत ही हास्यास्पद और मतलब हिलेरियस जो है ये इस देश के अंदर संस्थाएं चल रही है। अरविंद केजरीवाल जो एक ब्यूरोक्रेट थे और एक भी दाग नहीं था अपने करियर में, और उसको छोड़ के पॉलिटिक्स में आए और इस तरह की 10 साल सरकार चलाई है। 31 फ्लाईओवर अंडरपास बने हैं पिछले 10 साल के अंदर। 75 सालों के अंदर 50 फ्लाईओवर बने देश के अंदर। दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली में सब कुछ फ्री होने के बावजूद 3100 करोड़ का सरप्लस दिखाया है। आज यूपी का कर्जा कितना है? 7 लाख करोड़। गुजरात का कितना है? 4 लाख करोड़। पंजाब का कितना है? 6 लाख करोड़। आप कहते हो फ्री बीज देते हैं। आम आदमी पार्टी को और 10 साल में आप देखेंगे कि मोदी सरकार जितना गिराएगी उतना ऊंचा जाएगी। ये पार्टी एक सोच है, ये खत्म होने वाली नहीं है। आज तक आप मायावती को खत्म नहीं कर पाए। मायावती एक सोच है, आज भी वोट बैंक है उनका। यूपी में इलेक्शन लड़ रही है, आप कह दें कि खत्म हो गया। भाजपा जितनी खत्म करने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी उतना ऊपर जाएगी, क्योंकि जनता उनके साथ है। ये आप फ्रीबीज बोलते हैं, तो मुझे ये बताइए कि गुजरात, यूपी, ये कोई तो फ्रीबीज देते नहीं, तो इनके इतने कर्जे क्यों हैं? प्रधानमंत्री जी का अपना गृह क्षेत्र है, वहां पे उन्होंने खुद भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। शराबबंदी है वहां पे, तो शराब खुली मिलती है। आप जाइए होटल में ऑर्डर करिए, 1000 रुपए की बोतल आपको 2000 की मिलेगी। ये शराब नीति की बात करते हैं। उस शराब अगर आप गुजरात में जाए और जहां जहां बंद है, बिहार में जाए, आपको खुली मिलती है। गुजरात में 30 साल से 32 साल से शासन है, 25,000 करोड़ साल का लॉस है एक्साइज का, 7.5 लाख करोड़ का स्टेट का एक्सचेकर का लॉस किया है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? वो किसके घर से चल रहा है धंधा? ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि भाजपा के दफ्तर से चल रहा है। वो स्टेट का लॉस है। आप 7.5 लाख करोड़ की बात नहीं करते और आप अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करते हैं। आप बोलते हैं कि जी ये रेड्डी ने बोला था कि 100 करोड़ दे दो मेरे को। 5 जो बयान थे उसमें रेड्डी ने नाम नहीं लिया, और 6ठे में उसने बयान दिया, उसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया आपने। बाकी को क्यों ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया? आप अरविंद केजरीवाल जी को सुनिए। बोले मैं भी बोलता हूं कि मोदी और अमित शाह ने मेरे से 100 करोड़ मांगे थे, अरेस्ट कर लो। आप मनीष सिसोदिया के केस में आप साल भर से जेल में रखा है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करे जा रहे हैं, आप सबूत दे नहीं रहे। पहली डेट पे जस्टिस खन्ना ने बोला था, अरे ईडी को बोला भैया आपका केस टिकेगा नहीं कोर्ट में, आप सबूत नहीं दे रहे। ये सब गुमराह करते हैं, ये सब चीफ जस्टिस सब करप्ट है। खाली हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जज ही करप्ट नहीं है। इनके सबके डिस्प्रपोर्शनेट एसेट निकालेंगे ना आप, तो खरबों रुपए निकलेंगे। जस्टिस बालाकृष्णन का केस हमारे को पता है कि क्या डिस्प्रपोर्शनेट एसेट। ये चीफ जस्टिस भी सारे सब ये करप्ट है, और ये डरते हैं मोदी सरकार से। मोदी सरकार ने इनका डोजियर बना रखा है कि अगर हमारे खिलाफ तुमने एक्ट किया तो हम तुम्हारे साले को, भाई को, जिसकी कंपनी है, कोई जीएसटी में कहीं फंसा देंगे। एक आधा केस का जब वो डिसीजन दे देते हैं। अशोक अरोड़ा के वक्तव्य में, जो एक्स जनरल सेक्रेटरी थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बहुत चीजों का खुलासा हुआ था दीपक शर्मा के शो पे। तो ये खाली एक गेम चल रही है। छगन भुजबल की फाइल खो जाती है, शुभेंदु अधिकारी पे एक्शन नहीं होता, हेमंता बिस्वा शर्मा पे मोदी जी कहते हैं जी वाटर घोटाला, इतनी बड़ी बुकलेट निकाली थी, उसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। ये बीजेपी वॉशिंग मशीन धुलती रहती है। लोग आप देश का सत्यानाश करते जा रहे हैं। आप करिए। अरविंद केजरीवाल को आप जेल में डाल सकते हैं, मनीष सिसोदिया को डाल सकते हैं, उनको मार सकते हैं, इस सोच को नहीं मार सकते आप। अनुराग जी, आप जनता को आप डरा सकते हैं। बोल रहे हैं
ये रुकने वाली नहीं है पार्टी। एक मिनट अगले 10 साल में, 1 मिनट में खत्म करता हूं, अगले 10 साल में आपको दिखेगा कि और 5-6 स्टेट्स में ये सरकार लाएगी। एक मोमेंटरी चीज है, एक बहुत फास्ट राइज हुआ था पार्टी का डिस्पाइट द ऑड्स। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के रहते हुए बिना किसी जीरो सपोर्ट के 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू देती है दिल्ली, और फाइनेंस 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से दिल्ली को कम से कम सरकार को 30,000 करोड़ देना चाहिए, तो देते कितना है? 300 करोड़। आप गिराते, उसके बावजूद काम करता जा रहा है। 20,000 करोड़ से बजट 80,000 करोड़ ले गए, सरप्लस कर दिया। बिजली फ्री, पानी फ्री, 24 घंटे बिजली, महिलाओं को फ्री, 4,000 से 8,000 बसें, स्कूल के कमरे 20,000 और बना दिए। तो वो ये रुकने वाली फोर्स नहीं है। अगर मोदी जी सोचते हैं कि केजरीवाल का गला काट के वो 1 लाख केजरीवाल और खड़े हो जाएंगे, वो खड़े हो रहे हैं। ठीक है, क्रांतिकारी आदमी है। लेकिन मेरे मूलभूत प्रश्न का जवाब भी देना चाहेंगे क्या? केजरीवाल की एब्सेंस में कोई सेकंड रंग लीडरशिप क्या कायम हुई है, या आपस में कंफ्लिक्ट है? आतिशी में, राघव चड्ढा में, गोपाल राय में, सौरभ भारद्वाज में किसी का भी नाम सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं लिया जा रहा। मैं उस पे जाना इसलिए नहीं चाहूंगा कि कौन सी पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कांग्रेस के अंदर हरियाणा में, सारी पार्टियों में, मैं खाली आम आदमी पार्टी की आपसे बात कर रहा हूं। हरियाणा में शैलजा का ग्रुप है, सुरजेवाला का ग्रुप है, हुडा का ग्रुप है। भाजपा में पार्टी के नेता हैं, तो मैं तो आपसे योगी और मोदी का द्वंद ना। जी चलिए पवन जी, आपके पास आता हूं। बहुत देर से आप पूरी परिचर्चा को सुन रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि 2 या 3 तारीख को जब भी हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, केजरीवाल जी को जमानत मिलेगी या फिर से उन्हें जेल में ही रखा जाएगा, या हाई कोर्ट भी इस चीज का वेट करेगा और आगे लिंगर ऑन करता रहेगा, तारीख पे तारीख देता रहेगा? जैसे पुरानी एक फिल्म का डायलॉग ध्यान आता है, कौन सी वो फिल्म थी सन्नी देओल की, तारीख पे तारीख, दामिनी आई थिंक, बहुत फेमस हुआ था वो डायलॉग। जी पवन जी। हाँ जी बतेज जी, जैसा आपने कहा कि 2 तारीख को बाद क्या होगा, केजरीवाल बाहर आएंगे या अंदर रहेंगे। तो देखो, राजनीति में कूटनीति भी एक अपना स्थान रखती है। आज भारतीय जनता पार्टी कानून और बाकी चीजों को दरकिनारे करके कूटनीति पे चल रही है, और कूटनीति के कारण जो विचार उत्पन्न होता है कि भाई इनकी कूटनीति क्या है, इनकी फिलहाल जो देखा जाए तो उनकी कूटनीति ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दे रखा है वो किस तरह आए, और बात इस चीज यही मतलब सामने आ रही है। तो मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसको ये लोकसभा चुनाव तक नहीं चाहेगी कि केजरीवाल किसी भी तरह से बाहर आए, चाहे इस पे तारीख मिलते रहे। हो सकता है किसी और मामले में केजरीवाल को घसीटा जाए ताकि केजरीवाल लोकसभा में, आम आदमी पार्टी है, लोकसभा में किसी तरह का रोल ना अदा करे। लेकिन बात जहाँ जनता और आम आदमी पार्टी की आती है, तो ना तो आम आदमी पार्टी पीछे हटने के लिए तैयार है, और जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई थी वो एक तरह से जनता की लड़ाई भी बन गई है, क्योंकि ये एक लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है कि किसी भी चीज का दुरुपयोग करना वो लोकतंत्र का दुरुपयोग है। इसलिए पब्लिक का केजरीवाल के प्रति झुकाव होना एक स्वाभाविक है, और जो आंदोलन आम आदमी पार्टी का है वो आम आदमी पार्टी का ना रह के एक तरह से पब्लिक का आंदोलन आगे फ्यूचर में बन जाएगा। वो बात और है कि आम आदमी पार्टी से अभी लोकसभा चुनाव में कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हो, लेकिन नियर फ्यूचर में आम आदमी पार्टी पहले की कंपैरेटिवली मजबूत होकर निकलेगी, क्योंकि जिस किसी गेंद को जमीन पे पटका जाता है, जितनी जोर से पटका जाता है वो उतनी ही ऊंचाइयों पे जाती है। तो केजरीवाल ने जो राजनीति करने का एक नया तरीका आज से 10 साल पहले शुरू किया था अन्ना आंदोलन के बाद से, तो ये भी एक उसका स्टेप है। वो चाहे तो रिजाइन कर सकते थे कि भाई मैं जेल में हूँ, दूसरा मुख्यमंत्री वो अनाउंस कर सकते थे या पार्टी उसको स्वीकार कर लेती थी, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंटल राजनीति की भी मतलब तैयारी कर रहे हैं कि भाई कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई जेल से सरकार नहीं चल सकती। तो जब जेल से
और अगर लिखा होता तो वो इस्तीफा दे देते। ऐसा कुछ भी कहीं भी क्लियर नहीं है। तो वो एक एक्सपेरिमेंटल नेता के रूप में मतलब एक अपनी कर रहे हैं। मेरे को जेल में डाल दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास राइट्स हैं, सरकार चलाने के राइट्स हैं और बाकी राइट्स है, मैं इधर विधानसभा को यहीं से चलाऊंगा। अब समस्या इसमें ये हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इसका क्या विकल्प निकाले। भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई मतलब रोड़ा तो अटकाना चाहेगी, लेकिन रोड़ा अटकाने के लिए कोई ना कोई तो उनको प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। अब वो कैसे अटकाती है वो आने वाले समय पे डिपेंड होगा। लेकिन फिलहाल तो ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जनता के बीच में विश्वास खोती जा रही है। वो राम राज्य की जहां बात करती थी, वो राम राज्य ना होके एक तरह से तानाशाही राजा की भूमिका में अमित शाह और नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी खड़ा होगा उसको हमें दबाना है, चाहे वो क्यों ना उन्हीं की पार्टी का हो। बाहर की पार्टी की तो बात वो सेकेंडरी है। पहली चीज तो ये कि वो अपने नेताओं को भी दबाना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी, जो उनसे ऊपर ना जा सके, अपना इंडिपेंडेंट निर्णय ना ले ले। तो फिर ऐसी परिस्थिति में केजरीवाल को वो इंडिपेंडेंट डिसीजन के लिए रोकने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो 1 महीना जो निकलना है चुनाव में, इसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में, भारतीय जनता पार्टी भी हम नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि केजरीवाल जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आ तो भी भारतीय जनता पार्टी की हार है, और जेल के अंदर केजरीवाल होके मजबूत होकर निकलते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी की हार है। बेशक वो मेजोरिटी के हिसाब से दो पार कर जाए और सरकार बना जाए, लेकिन एक जो अफेक्ट पड़ रहा है उस समाज पे वो यही पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही का रूप अपना। ठीक है पवन जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जेल में रहते हुए कोई भी व्यक्ति सरकार नहीं चला सकता। इस ग्रे एरिया है। और इस पे ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए मैं प्रदीप गुप्ता जी के पास जाऊंगा। जहां तक मेरे को ध्यान पड़ रहा है कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के दौरान जब मनमोहन सिंह जी किसी वजह से हॉस्पिटलाइज्ड थे तो वो कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं ले सकते थे। तो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जो थे, उन्होंने एक तरह से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की भूमिका निर्वाह की थी बगैर किसी फॉर्मल आदेश के। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? भरतेश जी, मैं पहले आपको जरा सा करेक्ट करना चाहूंगा। वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। क्या होता है कि कैबिनेट के रूल्स होते हैं कि अगर पीएम बाहर जाते हैं तो नंबर 2 जो उनके कैबिनेट हायरार्की में रहते हैं उनको एम्पावर किया जाता है कि वो कैबिनेट मीटिंग चेयर करेंगे। मान लीजिए कोई क्राइसिस होती है कंट्री में तो कैबिनेट डिसाइड करती है। एंड वी आर स्टिल रनिंग द कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वी आर नॉट हैविंग एनी अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पोर्ट किया है, अडॉप्ट किया है। तो कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। अदरवाइज सारे कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो सारे बराबर के ओहदे के होते हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट जो इनके हायरार्की में है उसको ऑर्डर होता है और वो कैबिनेट मीटिंग चेयर करते हैं। जो भी फंक्शन होता है, एक्सिक्यूट करना होता है फील्ड पे, तो वो सारे मंत्रालय करते हैं, मंत्री करते हैं, अधिकारी करते हैं। तो वहां से सारा डायरेक्शन फ्लो होता है। ठीक है, पीएमओ इज ए कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, बट पीएमओ अपने अलग से एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस जो होते हैं वो मिनिस्ट्री के ही थ्रू, वो मिनिस्ट्री को बोलेगा, मिनिस्ट्री अपना फिर फार्दर उसको इनकॉर्पोरेट करके भेजती है। तो दिल्ली सरकार में भी क्योंकि वो एक स्टेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली है बोलते हैं, तो वहाँ पर भले ही इनके पास इतनी पावर नहीं है जैसे एक नॉर्मल स्टेट के पास होती है, बट यहाँ पर भी जो चीफ मिनिस्टर हैं जब वो कभी बाहर जाते हैं तो जो नेक्स्ट इन कमांड है उसको एम्पावर करते हैं। तो कुछ हमें लगता है इस टाइप का कोई सिस्टम तो मतलब नॉर्मली होता ही है। और केजरीवाल साहब के बारे में जो मैंने सुना है कि कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं करते थे, सारे मंत्रालय करते, मंत्री लोग करते थे या अधिकारी लोग करते हैं। वैसे भी दिल्ली गवर्नमेंट में ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट एलजी को रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा क्या क्राइसिस हो जाएगी अगर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने हैं और आराम से जेल में या रिमांड में है,
हो रहे हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जो या हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुआ था कि इनको हटा दिया जाए, आज फिर एक पीआईएल दाखिल हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया ये प्रेसिडेंट और एलजी डिसाइड करें। तो लीगली देयर इज नो बार इन हिम कंटिन्यूइंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। बट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आती है तब कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाए, तब वो उसकी आशंका बहुत कम है, क्योंकि सारे फंक्शन सरकार के चल रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एलजी के अंडर में ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वगैरह सब कर रहे हैं, इनके मंत्री इसके पास पावर है सारे, जो जिसका मंत्रालय है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं और वो अपना चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक इस तरह से ये चल रहा है। आपने जो 2009 का केस बताया, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह बीमार पड़ गए थे, उनको हॉस्पिटलाइज थे, तो नेक्स्ट इन कमांड जो थे उसमें तत्कालीन वित्त मंत्री मिस्टर प्रणब मुखर्जी, उनको चार्ज दिया था नॉट ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर बट देन टू चेयर दी कैबिनेट मीटिंग्स, और उस समय वोट ऑन अकाउंट भी पेश हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। सरकार पूरी ट्रांजिशन हुई है, इलेक्शन भी आ गए, उन्होंने शायद मार्च में ज्वाइन कर लिया था, 2009 के पूरे इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं और फिर इसके बाद सरकार बनी नहीं, तो ऐसा तो कोई है नहीं। तो ये सोचना कि हाँ वो बिहार में है, हाँ लोग उठा सकते हैं कि इशू की मॉरल ग्राउंड पर, तो वो कॉल केजरीवाल जी को लेना है या उनकी पार्टी को लेना है कॉल की क्या करना है, या अदर्स में टेल, बट लीगल जहाँ तक की स्टेटस है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के आने तक तो वो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्राइसिस आ गई तब फिर उस समय देखना पड़ेगा क्या है। तो मैं तो इतना ही अभी बोलना चाहूंगा इसमें। जी प्रदीप जी, तो ये तो निश्चित बात है कि भाई फिलहाल इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है संविधान में और कानून में कि केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्य करने से रोका जा सके। अब केजरीवाल जी भी निश्चित रूप से एक बहुत समझदार राजनीतिज्ञ बन चुके हैं, तो उनको नेटी ग्रिटी सारी मालूम है, तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, खुद अपनी पैरवी करी है। तो जी अनुराग जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, उन्होंने जो ये स्टेप लिया है, इट इज एन एग्जांपल टू बी सेट फॉर ऑल अदर मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर इन फ्यूचर टाइम्स। नहीं, अब तो हो सकता है जो हेमंत सोरेन है वो भी पछता रहे होंगे कि मैंने सीएम से रिजाइन क्यों करा। वो भी शायद ये सोचने पे मजबूर हो चुके होंगे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ अनुराग जी, आप कुछ बोल रहे थे? देखिए, प्रदीप जी हैज हिट द नेल ऑन इट्स हेड कि अगर अरविंद केजरीवाल रिजाइन कर देते हैं या जेल से चलाते हैं तो भी कुछ दिल्ली में फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फंक्शनल हेड तो अभी एलजी है। और दिल्ली सर्विसेज बिल आपने देखा था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भारत सरकार, जो मोदी सरकार, ऑर्डिनेंस लाके उन्होंने उसको पलट दिया था सर्विसेज बिल को, राज्यसभा में भी पास करा लिया था, और वो सारी पावर्स जो है एलजी को ट्रांसफर कर दी थी। तो सारे ब्यूरोक्रेट जो है एलजी को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार तो सिर्फ एक अपना बजट बनाती है, अपना फंक्शनल काम करती है। तो अभी तो हालत इतनी खराब हो चुकी है, जो मेरी नॉलेज में है, कि एक भी ब्यूरोक्रेट जो है वो किसी भी मिनिस्टर की सुन नहीं रहा है दिल्ली में। तो अरविंद केजरीवाल का भी ये हाल है कि वो अपना एक पीएम तक नहीं बदल सकते बिना एलजी की परमिशन के। तो ये चीजें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं और प्रदीप जी ने बहुत क्लियरली बता दिया है। लेकिन जो मॉरल वाली बात प्रदीप जी ने करी है, मॉरल का अगर हम हिसाब लें तो मॉरल में तो 50 दिन मोदी जी ने मांगे थे नोटबंदी में, वो मॉरल में रिजाइन नहीं किया। आज इलेक्टोरल बॉन्ड में जो फिरौती की सरकार चली है वसूली भाई की, उस मॉरल पे तो अभी तक प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बायदा बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने पैसे इकट्ठे करे हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे आप इस इलेक्शन में यूज करने जा रहे हैं, जो कि गैर संवैधानिक है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड गैर संवैधानिक हो गए हैं। तो ये तो देश में गड़बड़ झाला चल रहा है कि आपने छगन भुजबल आता है तो उसकी फाइल खो जाती है, राफेल का आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो कहते हैं जी प्राइसिंग दिखाओ, बोले जी फाइल खो गई, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल बना रखा है देश का।
मॉरल कुछ नहीं होते, पहले मॉरल्स होते थे। मंत्रियों के जो रेल हादसा होता था तो रिजाइन कर दिया जाता था रेल मंत्री का। मोदी जी अगर काउंट देखें मॉरल ग्राउंड के तो 5000 काउंट है। मोरबी पुल गिरा, फिर हजारों मौतें होती हैं नकली शराब से गुजरात में। मॉरल ग्राउंड तो आप मोदी सरकार पे लगाइए, अमित शाह पे लगाइए। कितने अब जो कल मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तो वो आपको पता है कि उन्हें 4 दिन पहले कहा था मेरे को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो ये और उनके बेटे ने 171 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लिख के दे दिया था कि छोटे वाले बेटे ने कि भैया ये मेरे फादर को मारा जाएगा। यहाँ पर भरतेश जी एक जरा करें कि मॉरल ग्राउंड जो है ये लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव से अलग है, पॉलिटिकली फाइट करना दोनों पार्टियों को। तो ये है एंड आम आदमी पार्टी इज वेरी स्ट्रांग इन दैट फाइटिंग पॉलिटिकली थिंग्स। तो वो एक पॉलिटिकल फील्ड में है वो हिस्सा। तो रूलिंग पार्टी और आम आदमी पार्टी ये पॉलिटिकली जो मॉरल एक ऐसी चीज है वो पॉलिटिकली फाइट करना दोनों को। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कुछ नहीं, अभी के समय पे लीगल क्राइसिस कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस कुछ नहीं है, तो उसका सहारा कोई नहीं ले सकता है। पॉलिटिकली लेना है तो वो अनुराग जी ने अपनी पॉइंट बोला है जो वो भी दुरुस्त है, और रूलिंग पार्टी वाले भी अपना कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देंगे। तो वो पॉलिटिकली फाइट करना है इन लोग को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष निकला है अनुराग जी कि भाई बीजेपी चाहते हुए भी धारा 356 का इस्तेमाल नहीं कर सकती है जो मैं निष्कर्ष निकाल पा रहा हूं। राकेश जी आपके पास आता हूं, आप क्या सोचते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में केजरीवाल को सिंपैथी वोट मिलेंगे या आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी? जी एक मिनट सर गड़बड़ हो गई कुछ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है आपको? जी राकेश जी आ रही है। मैं प्रश्न फिर से दोहरा देता हूं, क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी या केजरीवाल हीरो बनके उभरेंगे और सिंपैथी वोट उनको पड़ेंगे? परतेश जी ये तो समय बताएगा कि कौन हीरो बनता है और कौन जीरो बनता है और किसको सिंपैथी मिलती है और किसको नहीं मिलती है। नहीं, सिंपैथी वोट मिलेंगे तो ऑब्वियस है इंडिया गठबंधन को भी फायदा होगा, आपकी पार्टी को भी फायदा होगा। एक हद तक नहीं मिलते हैं तो सोचने वाली बात है। पर जो सबसे बड़ी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जो पॉलिटिकल गिमिक्स हैं उनके मास्टर हैं आज रोज, और मोदी जी के पास उनका कोई तोड़ इस तरह का नहीं है कि वो उनकी गिमिक्स को ठीक से हैंडल कर सके। कई बार ऐसा होता है, आपने वर्ड यूज किया गिमिक्स। हाँ पॉलिटिकल गिमिक्स सभी करते हैं, कोई वो नहीं है। तो पॉलिटिकल गिमिक्स अलग तरह की चीज होती है और एक झूठ बोलना जो मोदी जी झूठ बोलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, वो अलग चीज होती है। तो जो पॉलिटिकल गिमिक्स है उनके मास्टर है। अब केजरीवाल जी ने वहां से एक मैसेज कन्वे किया कि भाई मेरी जो सरकार है, मेरी जो दिल्ली के लोग रह रहे हैं, भाई आगे बरसात आएगी, नाले रुक जाएंगे, उसका आप ध्यान रखिए, किसी को पानी की कमी ना हो उसका ध्यान रखिए, तो लाइट किसी की खराब नहीं है उसका ध्यान रखिए आप। तो इससे उनकी जो पॉपुलेशन है दिल्ली की उसमें उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है कि मैं चाहे जेल में रहूं या मैं जेल के बाहर रहूं, मैं केवल अपनी जो जनता है, मेरे जो वोटर्स हैं, उनकी मैं निरंतर सोचता रहता हूं। तो ये मैसेज कन्वे करने में केजरीवाल बिल्कुल जो है सफल हो गए। अब ये जो पब्लिक है वो किस तरह से इसको लेती है ये तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से जो है कोई बिल्कुल कभी सरकारें गिरती या उठती नहीं है। पर जो पॉपुलिज्म है केजरीवाल का वो दिल्ली में बरकरार है और इससे कुछ ना कुछ बढ़ा है, घटा नहीं है। मोदी जी का जहां तक सवाल है, मोदी जी की आंख की किरकिरी है केजरीवाल। क्यों केजरीवाल किरकिरी है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलता नहीं है। तो ना मिलने की वजह से आप देखेंगे कि आप वो कहीं भी जाएं, पूरे विश्व में कहीं भी जाएं तो पता लगेगा दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, मतलब अपोजिशन की पार्टी है, बीजेपी की। अरे पढ़े लिखे समझदार लोग दिल्ली में रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, तो आखिर वो क्यों नहीं दे रहे हैं बीजेपी को वोट?
इसका कोई कारण तो होगा ना। एमसीडी में भी है, किरकिरी है मोदी के, वो केजरीवाल आंख की किरकिरी है। अब वो ना निकलते बनती है, ना उनकी आंखें जो धीरे धीरे जो है उससे घायल हो जाती हैं, तो परेशान होते हैं, फिर कोई दवा दारू डालने के चक्कर में केजरीवाल को बंद कर देते हैं अंदर कि शायद इससे मेरे को ठीक हो जाए। तो ये मिसफायर हो गया उनका। दूसरी बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक चीज को लेकर के इसमें सफल हुई है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का जो मुद्दा उठा था पूरे हिंदुस्तान में, और लोग जिस चीज पे डिस्कस करना चाहते थे और जो पब्लिक में जानी चाहिए थी, उस चीज को सप्रेस करने के लिए केजरीवाल को उन्होंने जो है जेल में बंद कर दिया। और आज आप और हम जो है कैसे बैठे हुए केजरीवाल की जो रिमांड है उस पर डिस्कस कर रहे हैं, केजरीवाल के अंदर जाने पे डिस्कस कर रहे हैं, वो अंदर से काम करेंगे नहीं करेंगे डिस्कस कर रहे हैं, क्या होगा दिल्ली की जनता का ये डिस्कस कर रहे हैं, जबकि जो मेन मुद्दा है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का है। ये तो सही बोला राकेश जी ने, बिल्कुल सही बोला। मामलात हैं जिनकी वजह से उसको सब सप्रेस किए जा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए मेरे को कि 12,000 करोड़ पैसे जो है, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो इनवैलिड है, जो बिल्कुल बेकार है, उसके पैसे अगर भारतीय जनता पार्टी खा गई तो 12,000 करोड़ रुपए ज्यादा है या केजरीवाल जी के 100 करोड़ और उनका जेल जाना ज्यादा है? तो इस हद तक भारतीय जनता पार्टी जो मिशन पैदा करती है उसमें सक्सेसफुल हो जाती है। पर जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब तो हमारा गठबंधन है तो मैं तो कुछ कहूंगा नहीं केजरीवाल जी के बारे में। और जहां तक मैं आपको बताऊं कि केजरीवाल जी का जो केस है, प्रेजेंट जो केस चल रहा है, इसमें एक अजीब विडंबना है। आप देखेंगे कि दोनों चीजें डायबोलिकल होती है, मतलब परस्पर विरोधी चीजें हैं। कि एक कंपनी जो है, जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स दिए हैं, उस पार्टी के ऊपर ईडी का छापा लगा। ईडी का छापा लगा और छापा लग करके उसको पकड़ दिया। पकड़ करके उसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स दे दिए और उन्होंने सेटिंग कर ली कि भाई तुम्हारे को हम अप्रूवर बना देते हैं। अब देखिए, कानून के हिसाब से अप्रूवर तब बनता है जब सरकार के पास, मतलब जो भी प्रोसिक्यूट एजेंसी है, जैसे इसमें ईडी है, ईडी के पास जब पर्याप्त सबूत नहीं हो किसी को बंद करने के लिए, किसी को सजा दिलवाने के लिए, तो उस सूरत में वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास तो जो है पर्याप्त सबूत नहीं है। और पर्याप्त सबूत तभी हो सकते हैं जब इस व्यक्ति को हम अप्रूवर बना लें, वादा माफ गवाह बोलते हैं हिंदी में। सही कह रहे हैं राकेश जी। तो आप देखेंगे, एक मिनट मैं करता हूँ, आप देखेंगे तो अगर या तो जो है जो रेड्डी है मिस्टर, वो वादा माफ अगर गवाह बनाए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास केजरीवाल के विरुद्ध कोई सबूत नहीं है और इसीलिए रेड्डी की स्टेटमेंट के बिना उनकी सजा नहीं हो सकती। और अगर केजरीवाल जी के खिलाफ इनके पास सबूत हैं, तो फिर उन्होंने रेड्डी को अप्रूवर क्यों बनाया? अगर वो गलत अप्रूवर बनाने का कारण क्या था? वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में 500-400 करोड़ खा गए मोदी जी। सीधी सी बात ये है इसमें। दूसरी मैं बताऊं कि प्रदीप जी ने भी कहा कि भाई इनको सप्लीमेंट्री चार्ज जो है, ये तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट तो कभी भी पेश कर सकते हैं। 4 बात लिखी और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश कर दी और फिर कह दिया जी एक आप, ये मतलब हमने देखा है हमारी जिंदगी में, एक आदमी का नाम लिया, कल को आपका नाम ले दिया। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा आप पे। कल को आपका नाम लगा दिया कि ये केजरीवाल जी के साथ जो है वहां फिल्म देखने गए थे, फिल्म देखते समय इन्होंने आपस में क्या बात की उसके बारे में मेरे को इन्वेस्टिगेट करना है इनसे, और उसको भी अरेस्ट करना है और केजरीवाल को भी अरेस्ट करना है। अब बताइए इसमें जज क्या करेगा? भाई बात तो सही है, दोनों फिल्म देखने गए थे तो कुछ बात की होगी आपस में, वही सौदा तय किया है इन्होंने। तो इस तरह की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश होती है और फिर बाद में सारे डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो सबको अपने बच्चे पालने हैं जी। मैं इस बात पे बड़ा विशेष जोर दे रहा हूं कि चाहे कोई किसी भी विंग में हो, जुडिशरी में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, किसी में भी हो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबको अपने बच्चे पालने हैं। गोयल साहब, अगर कोई आदमी उल्टा सीधा करेगा तो बच्चे क्या सड़क पे फेंक देगा वो अपने? अगर जरा सी गलती हुई और कोई अरेस्ट हो गया, कोई जज को अगर निलंबित कर दिया और उसके बाद उसको घर बिठा दिया, किसी ब्यूरोक्रेट को बेचारे को उठा करके बाहर फेंक दिया, अब करेंगे क्या बताओ आप? कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है कि खड़ा हो जाए। 100,000, 2,000, 10,000 में कोई एक आदमी होता है जो लड़ता है। तो ऐसी सूरत में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना सरकार के द्वारा, इससे बड़ा अनैतिक काम मैं किसी को समझता ही नहीं। और जहां तक ये बात है कि इंटरफेरेंस नहीं होती, प्रदीप जी थोड़ा सा लपेट के बोल गए। मैं तो साफ साफ कहता हूं कि मेरा अनुभव है कि कैसे नहीं होती है।
मेरी मजबूरी ये है कि हम जो है नैतिक तौर पे जब हम नौकरी करते हैं उस समय हमारी कोई बात होती है तो उसके बारे में हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलते हैं। पर मैंने मेरी जिंदगी में देखा है कि किस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, और आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप मना कर सको। ये हिम्मत हर एक आदमी में नहीं होती है। मेरी जिंदगी में भी एक समय आया था जब अगर मैं थोड़ा सा नीचा दे जाता तो मेरी आने वाली जनरेशन बहुत कंफर्टेबल होती। मैं आपके साथ यहाँ बैठ करके डिबेट थोड़ी करता। फिर मैं भी अपने बढ़िया किसी शहर गांव में होता सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस जो है जाकर के वहां कोई ह्यूमन राइट कमीशन में बैठा है, कोई किसी में लोकायुक्त में बैठा है, मस्ती मार रहे हैं वहां पे, बढ़िया काम है। तो ये शहर गाहें जो बना रखी है तो ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत बड़ी बात कह दी राकेश जी आपने। सिस्टम के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाए हैं आपने, बेसिकली किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं लेकर के। जो हमारा वर्तमान सिस्टम है वो पूरा का पूरा कटघरे में खड़ा हुआ है। चाहे पहले की सर, एक मिनट और लूंगा, थोड़ा सा एक एलिगेशन लग गया जजेस के ऊपर जी। तो जी जी आप जी। क्या के तारीख पे तारीख, मैं कई बार मजाक किया करता हूँ बड़ा लाइटर वेन में। प्रदीप भी बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात का, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। तो मैं कई बार मजाक करता हूँ भाई जजेस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि तारीख दे देते हैं वो। तो मैं कई बार मजाक करता हूँ भाई भले आदमी ये तो देखिए आपके कम से कम हम तारीख तो देते हैं। आप कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में या ब्यूरोक्रेसी में चले जाओ आपको तारीख भी नहीं मिलेगी कि हाँ देखेंगे और फिर बाद में बता देंगे। तो तारीख की बात ये है, प्रदीप जी को किसी में मैं आग्रह करूंगा कि तारीख की बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि जरूरत से ज्यादा तारीखें दी जाती हैं, पर स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो जब तक आदमी कर भी नहीं सकता। तो कुछ हमारी भी नीयत खराब हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हमारी नीयत खराब नहीं है, कुछ तो हमारी नीयत में खोट है और कुछ हमारी सरकार में भी खोट है। तो ये सब चीजें बहुत मुश्किल हैं और इनको सुधारने के लिए तो बहुत मतलब कड़ा कोई कदम उठाने की जरूरत है। अब देखिए कौन करता है। पहले उम्मीद थी कि मोदी जी करेंगे, मोदी जी ने सत्यानाश कर दिया। केजरीवाल जी से उम्मीद थी कि वो करेंगे, वो भी अब कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस मोदी जी के उनके केजरीवाल जी के साथ। देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है। ये वही केजरीवाल जी हैं जिनके अगेंस्ट कांग्रेस जो है दिन रात अगेंस्ट बोला करती थी, लेकिन अब समझौता हो गया लोकसभा चुनाव के तहत तो उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। जबकि जहां तक मेरी नॉलेज में है, ये जो शराब घोटाला एक्साइज पॉलिसी के रिगार्डिंग है, सबसे पहले कंप्लेंट फॉर्मली कांग्रेस लीडर ने ही करी थी इस विषय में। तो मॉरल ग्राउंड किसी भी पार्टी का नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब वक्त के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। समाप्त हो किसी हिंदुस्तान में, और हमारा झगड़ा बाद में देख लेंगे, फिर बाद में देख लेंगे कांग्रेस आम आदमी पार्टी को क्या होता है, वो हमें देख लेंगे, वो बात की बात है। नहीं, शुक्र है आपने ये तो माना कि केजरीवाल जी ने ग्राउंड खोया नहीं है। दिल्ली में अभी भी वो बहुत पॉपुलर नेता हैं और इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कंसीड कर लिया कि कांग्रेस वहां पिछड़ रही है और केजरीवाल वहां पे लाइमलाइट में है। नहीं, पिछड़ने की बात नहीं कर रहा सर मैं। देखिए तो दो चीजें भरतेज जी मैं फिर जोड़ देता हूं कि जी। एक तो सीट जीतना, एक अपने विचारों को कायम रखना। जी, आपकी आपका जो वैचारिक प्लेटफॉर्म है किसी भी पार्टी का, हो सकता है उस पार्टी की सरकारें ना आए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 साल से वजूद में नहीं थी, उसके बाद आई। केजरीवाल जी की सरकार 10 साल पहले कहीं थी ही नहीं। तो जो वैचारिक जो काम है पार्टी का, वो चलते रहना चाहिए। हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। पवन जी जाते जाते 1 मिनट के लिए ही सबसे मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहूंगा। आप क्या सोचते हो कि वर्तमान संदर्भ में केजरीवाल को सिंपैथी वोट मिलेंगे या वो खत्म हो जाएंगे? संक्षेप में क्या बात आती है लोकसभा चुनाव की, तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो उसमें सुधार आएगा और वोट में कुछ इजाफा जरूर होगा। मेरा तो ये मानना है कि इजाफा होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कितना प्रतिशत होगा। इजाफा जरूर होगा। अब उसकी वजह से कितनी सीटें निकलती हैं लोकसभा की, दिल्ली में 7 में से
वो चीज का अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा कि भाई 7 में से कितनी सीट आम आदमी पार्टी निकाल पाएगी। इस बारे में कोई स्पष्ट मतलब विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी, अभी कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। ठीक है अनुराग भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में, स्पेसिफिक रूप से 3 स्टेट की बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी को सहानुभूति का वोट मिलेगा और वह एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? पंजाब में इंडिपेंडेंट लड़ रही है, वो कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं है। हरियाणा में मात्र 1 सीट पर कुरुक्षेत्र में लड़ रही है, दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे को ये लगता है कि दिल्ली में जिस तरीके से काम किया है, इस एपिसोड से तो जनता के अंदर रोष बढ़ा है और पूरा दिल्ली की जनता पूरी अरविंद केजरीवाल के साथ है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का सीट का बंटवारा हुआ है, मुझे लगता है कि भाजपा 7 की 7 सीटें हारने वाली है और जो 4 सीटें हैं हमारी, 4 सीटों पे जीत मिलेगी। और पंजाब में भी बहुत बढ़िया शो होने वाला है। मेरे ख्याल से पंजाब में भी अगर कांग्रेस से छोटा मोटा गठबंधन कर लेते तो वो जो कुछ सीटों पे आपके वोट कटेंगे वो नहीं होता। हालांकि मैं किसी टीवी डिबेट में सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं जी 13 में से 11 सीटें आएंगी हमारी पंजाब में। उधर आम आदमी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमारी 11 सीटें आएंगी। तो ये कंफ्रंटेशन क्यों? कह तो मोदी जी 200 भी रहे थे बंगाल में, है ना, तो 80 पे रह गए थे असेंबली में। दिल्ली में भी मोदी जी 40, अमित शाह 40 कह रहे थे, तो वो कहने और 7 में सिमट गए। तो कहने, कथनी और करनी में फर्क होता है। गुजरात के अंदर 54 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वोट कटुआ साबित हुई और वो सीटें मोदी जी ने जीत ली। 41 लाख वोट पहले इलेक्शन के अंदर गुजरात में आम आदमी पार्टी ने हासिल किए थे, 41 लाख वोट। और आप आने वाले सालों में देखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, आप अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर सकते हो, उसकी सोच को अरेस्ट नहीं कर सकते। आप लोग बात नहीं समझ रहे कि एक फ्रीबीज की सरकार जिसको आप बोलते हो, वो 3000 करोड़ सरप्लस दिखाता है। कौन सी देश की सरकार है सरप्लस दिखाती है? कांग्रेस की कौन सी सरकार सरप्लस दिखाती है? बीजेपी की कौन सी? 7 लाख करोड़ का कर्जा है गुजरात के ऊपर। शर्म से डूब मरना चाहिए नरेंद्र मोदी को, रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसा है, आपका समय बहुत कम है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय हो चुका है। फाइनल एंड कंक्लूडिंग रिमार्क, प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी को सहानुभूति वोट मिलेंगे और आम आदमी पार्टी एक अलग स्वरूप में निखर करके आएगी? फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क। बताइए जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं हूं। दैट आई नो और मेरा एक एक्सपीरियंस था वो 2009 वाला केस था। एक मिनट प्रदीप जी, दर्शकों के साथ एक चीज और साझा कर देता हूं। 2008-9 की बात हो रही थी, जब मनमोहन सिंह जी बीमार पड़े हुए थे और तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कैबिनेट की अध्यक्षता की थी। जैसा आपने बताया कि मैंने बोला, आपने मेरे को करेक्ट करा, तो मैंने कहा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य करा। मैंने ये नहीं कहा कि ही वाज डिक्लेयर्ड एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और ये मेरा मानना है और दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूं कि वर्षों तक प्रदीप जी जो है दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ओएसडी रह चुके हैं। जी प्रदीप जी बताइए। तो जो आप ये सिंपैथी वेव की बात कर रहे हैं, जो मैं बाहर से देख सकता हूं, इट इज टू अर्ली टू टेल आइदर वे कि उनके अगेंस्ट में है या उनके फॉर में है। कल एक रैली हो रही है रामलीला मैदान में और दिन पर दिन ये लोग कैसे इसको, मैंने इसीलिए मॉरल ग्राउंड वाली बात बोली कि अगर एक पार्टी से 10 डेसिबल के उस पर आवाज उठाती है तो दूसरी पार्टी को 20 पे करना है, फिर जब वो 30 पे करेंगे तो 40 पे करना है। तो वो पॉलिटिकल एरिना में है, कौन पार्टी कैसे ये इश्यू को प्ले करती है वो डिपेंड करेगा। सब्सटेंटिवली लीगली ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप उसका सहारा लेके उनको फिक्स कर पाए।
जैसे आपने एक चार्ज लगा के ईडी से एक इन्वेस्टिगेशन में उनको बंद कर दिया है, ठीक है, बट ये आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक सब पे डिपेंड करता है, इसको पॉलिटिकली ये कैसे आगे कन्वे करते हैं, कैसे आगे ले जाते हैं। अभी टाइम है, 15-20 दिन 25 दिन बहुत होता है, दे कैन डू इट, बट फिलहाल अभी ना इधर प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में ये लोग इस इशू को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्ले करते हैं, और रूलिंग पार्टी इसको कैसे प्ले करती है, उस पर सारा कुछ डिपेंड करेगा। जी, बहुत सही कहा आपने कि देश की जनता, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता, हरियाणा की जनता, गुजरात की जनता, वो ही अल्टीमेटली तय करेगी कि क्या भविष्य केजरीवाल का रहने वाला है। तो आप सभी का इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से निवेदन, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे शो में, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद।